हाय दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका पैशन कंपटीशन में। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 3 जनवरी 2022 के हुए सीटेट के पेपर को। इसमें हम लोग सीडीपी पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सीडीपी के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। जिन्होंने न देखा हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो देख सकते हैं। आइए तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य क्या करता है? पहला, पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है, तो यह तो गलत है, क्योंकि शिक्षिका को सभी बच्चों को साथ में लेकर चलना चाहिए, न कि कुछ ही बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है कि यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है, तो यह भी गलत है, क्योंकि सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। समावेशी शिक्षा हमारी इसकी बात करता है, न कि कुछ बच्चों पर ही विशेषकर ध्यान दिया जाए। तीसरा है, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है, तो यही सही जवाब है। कि ऐसे क्या होगा कि जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं उनसे केवल सवाल पूछकर टीचर को आत्मसंतुष्टि तो मिल जा रही है कि हाँ, उन्होंने जो पढ़ाया बच्चों को वो आ गया, किंतु जो बच्चे मंदबुद्धि के हैं उनके यह बल्ले नहीं पड़ेगा या फिर उनको समझ में नहीं आएगा, अतः उनका विकास वहीं पर रुक जाएगा और उनकी जो समझ है वह भी विकसित नहीं हो पाएगी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। चौथा है कि सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलन के को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा। तो जब यहाँ पर टीचर सभी बच्चों को साथ लेकर चल ही नहीं रहे हैं तो सभी बच्चों का समान रूप से विकास कहाँ से हो पाएगा? तो यह भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। गूढ़ वैकल्य से जूझते छात्रों के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? तो क्या महत्वपूर्ण है आपका? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2 कि विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन, कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध कराना। कैलकुलेटर क्या करेगा? छात्रों के लिए सबसे आसान उपकरणों में से एक होता है, क्योंकि यह उन्हें कुछ मापदंडों के मूल्यों की जल्दी से गणना करने में मदद करता है। कैलकुलेटर अभ्यास को सरल और बहुत अधिक प्रभावी बनाता है, जिससे गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए यह क्या करेगा? लाभदायी साबित होगा। इसके अलावा टीचर को गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए एक अच्छा सा ऐप भी रिकमेंड कर देना चाहिए बच्चों को, जिसका नाम होता है आपका फोटो मैथ। क्या होता है? फोटो मैथ। इस ऐप में क्या होता है कि आपके मोबाइल के कैमरे का उपयोग करके गणित के समस्याओं को क्या करता है? तुरंत पढ़ता है और उसे हल करता है। जैसे बच्चों को अगर कोई प्रश्न नहीं आता है, ठीक है, तो वह इस ऐप की सहायता से उसका फोटो खींचेंगे और फिर उसके बाद उस ऐप में उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक दृष्टि बाधिता वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? यानी कि एक ऐसा बच्चा जिसे देखने में कठिनाई होती है उसके लिए कौन सा सामग्री लाभदायक नहीं होगा? स्पार्शिक ग्लोब, यह तो लाभदायक होगा क्योंकि उसे टच करके वह क्या कर सकता है? समझ सकता है। दूसरा है छोटी अक्षरे वाली पुस्तकें, तो यही लाभदायक नहीं होगा। एक तो बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है, उसके साथ ही उसे क्या एक ऐसा बुक दिया जा रहा है जिसमें छोटे छोटे अक्षरों में लिखा गया है, ठीक है, तो उसे पढ़ने में और ज़्यादा कठिनाई होगी। इसके जगह पर बच्चे को बड़ी अक्षरों वाली पुस्तकें प्रदान करनी चाहिए जिससे वह आसानी से पढ़ सके। जबकि आपका दृश्य पठन सॉफ्टवेयर उसके लिए लाभदायक होगा। ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें तो ऐसे बच्चों के लिए आती ही हैं, ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक कथन दिया है, साथ में उसका रीजनिंग दिया है। कथन है कि भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए, तो सही बात है। दूसरा उसका तर्क दिया है कि प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी, तो यह भी सही बात है। ठीक है, यानी कि जो हमारा कथन दिया है वह भी सही है और रीजन दिया है दो, वो भी सही है, और दो क्या करता है? रीजन जो है वह कथन की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? तो यह बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक सृजनशील बालक क्या होना चाहिए, तो वह अपसारी चिंतन करने वाला होना चाहिए, यानी कि उसका जो
चिंतन करने का नज़रिया है वह काफ़ी विस्तृत होना चाहिए। वह एक ही जगह केंद्रित होकर न सोचे केवल। अब सारी चिंतन तो यह गलत है, क्योंकि वह एक ही जगह पर केवल संकुचित सोच हो जाएगा। अब सारी चिंतन मतलब, ठीक है, तो यह तो गलत होगा। अमूर्त चिंतन की योग्यता, तो सृजनात्मक बालक क्या होगा, अमूर्त चिंतन की योग्यता रखता है, यानी कि कोई चीज़ उसके सामने नहीं भी है तो भी वह उसके बारे में चिंतन कर सकता है। चौथा है नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता, तो यह भी सही है कि वह नए नए चीज़ों की रचना करने में सक्षम होता है, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा हमारा सही है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कथन दिया है कि कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो एनसीएफ भी इस पर बल देता है कि टीचर को क्या करना चाहिए, अलग अलग विधियों का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। रीजन दिया है कि एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता का केवल पेपर पेंसिल की परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो यह भी सही है, ठीक है। तो यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर क्या करता है, ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि एक बच्चे की सफलता या असफलता क्या करता है, विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है, चाहे वह पारिवारिक उसका माहौल हो या फिर माता पिता द्वारा बच्चे की कड़ी मेहनत पर दिया गया ध्यान हो। सफलता प्राप्त करने के लिए बच्चों के सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। उसी के साथ कक्षा में शिक्षकों को क्या करना चाहिए, अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हुए अध्यापन का कार्य कराना चाहिए। इससे क्या होगा कि बालक रुचि और आनंद के साथ अपना अधिगम करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अभिनय का इस्तेमाल करती है, तो पहले जहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाए फिर उसके बाद नियम की बात की जाए तो वह आता है आपका आगमन विधि, ठीक है। कौन सा, आगमनात्मक विधि। अगर यहीं पर कहता है कि जो अध्यापिका है वह पहले नियम बता रही हैं फिर उसके बाद एग्जाम्पल दे रही हैं, तब उसका आपका निगमनात्मक विधि। तो सही जवाब होगा आगमनात्मक विधि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। एक अध्यापक को कक्षा के लिए जो भी मानदंड और नियम को बना रहा है उसमें बच्चों की सहभागिता करनी चाहिए। इससे क्या होगा, बालक किसी भी प्रकार की गतिविधि में सहज या संज्ञानात्मक रूप से संलग्न होने की क्रिया करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। तो पहला है खेल कूद, यह सही बात है। दूसरा घर, यह भी सही है। तीसरा कक्षा कक्ष, यह भी सही है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा तीनों ही सही होगा। आइए इसे समझ लेते हैं कि बच्चा क्या होता है, खेल कूद के माध्यम से बहुत कुछ सीखता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए कई तरह की अब खिलौने मार्केट में उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग भी बहुत फायदेमंद होता है और इससे क्या होते हैं, बालक खेल खेल में ही बहुत कुछ सीख जाते हैं। अगर बात हम घर की करें तो बच्चा घर से तो जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। बच्चों को पहली सीखने की जो पाठशाला होती है वह भी उसका घर ही होता है। बच्चा स्कूल में दूसरों के साथ, और बात अगर कक्षा की करें, ठीक है, तो बच्चा कक्षा में दूसरों के साथ मिलकर या अंतः क्रिया करके लिखना पढ़ना सीख लेता है, यानी कि तीनों ही क्या करता है, उसके अधिगम में सहायता करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसमें, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, हर समस्या के लिए एक जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। क्योंकि सारी समस्याओं के लिए हम एक जैसी ही रणनीतियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब समस्याएं अलग अलग होंगी तो उसका निवारण भी क्या होगा, अलग अलग तरीके से होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है। ठीक है, तो कौन सा है, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4, कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों को
का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। जब संरचनावादी कक्षा की बात की जाती है, ठीक है, तो बालक को नवीन विषय का ज्ञान उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर कराना चाहिए, क्योंकि बालक जितना जानता है उसी से संबंधित जो नवीन ज्ञान दिया जाता है वह बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बच्चों कक्षा में बच्चों का हिरण के बारे में बताना है। क्या करना है, कक्षा में हम बच्चों को अगर हिरण के बारे में बता रहे हैं तो परंतु बच्चों ने कभी हिरण नहीं देखा है। बकरी के शरीर की बनावट बहुत कुछ हिरण से मिलती जुलती है और बच्चों ने बकरी को देखा भी है। तो ऐसी अवस्था में अध्यापक को क्या करना चाहिए कि हिरण का परिचय बकरी का आधार पर देना चाहिए, तो बच्चे हिरण के विषय में अच्छी तरह से जान पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है। तो कौन सा अवरोधक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। ठीक है, क्योंकि त्रुटियां या गलतियां अधिगम का ही एक भाग होती हैं और बच्चे त्रुटियों से ही सीखते हैं। अगर बच्चा अपनी गलतियों को छिपाएगा या गलतियों के डर से कार्य करना छोड़ देगा तो उससे अधिगम प्रक्रिया उसकी छीड़ हो जाएगी। बच्चों को गलतियों पर कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, बल्कि उस चीज़ पर खुलकर अपने विचारों को प्रकट करना चाहिए, जिससे क्या होगा, उनका अधिगम कार्य सुचारू रूप से चलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है, यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन का कौन सा उदाहरण है। तो जहाँ पर भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात आती है उसमें क्या होता है, आपका मतलब कि पुरस्कार की बात की जाती है या फिर बच्चे की प्रशंसा की बात की जाती है या फिर उसे ग्रेड देने की बात की जाती है, तो वह आपके बाह्य मोटिवेशन का एक उदाहरण होता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2 कि नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। ठीक है, तो यह क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। जबकि आपका जुनून हुआ, रुचि हुआ, जिज्ञासा हुआ, ये सब क्या होते हैं, आंतरिक प्रेरणा के उदाहरण हैं। अगर आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, संज्ञान और संवेग। अगर हम संज्ञान की बात करें तो संज्ञान से तात्पर्य होता है एक ऐसी प्रक्रिया से जिसमें संवेदना, तर्कणा और हमारा सोचना समझना सभी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है कि अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः हो कैसा, शिक्षक निर्देशित, सहपाठियों द्वारा निर्देशित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या स्वनिर्देशित। तो इसका सही जवाब है स्वनिर्देशित, सेल्फ डायरेक्टेड। ठीक है, स्वनिर्देशित शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति अपने सीखने की ज़रूरतों का निदान करने, सीखने के लक्ष्य को तैयार करने तथा सीखने के लिए भौतिक संसाधनों की पहचान करने, उपयुक्त सीखने की रणनीतियों को चुनने और उसे लागू करने के लिए और सीखने का मूल्यांकन करने में दूसरों की मदद के बिना खुद ही पहल करता है। जब बालक स्वनिर्देशित होगा तब अधिक कार्य अधिक सार्थक होगा। ठीक है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।